हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएनटी मैथमेटिक। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का पार्ट ए यानी कि सेमेस्ट्री की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, तो हम बात कर रहे थे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की। माइक्रो को स्टार्ट करने मतलब सेमेस्ट्री की बुक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी हम बात करेंगे सिलेबस की। तो इसका जो इस बुक का जो सिलेबस है और जो कितने मार्क्स का आएगा वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है आपकी राष्ट्रीय आय एवं उससे क्या है संबंधित समाहार, यानी है क्या ये। इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो फुल चैप्टर है ये फुल मार्क्स है आपका, इसमें से 10 मार्क्स का आता है फाइनल एग्ज़ाम में। जो सेकंड यूनिट है वो होगी आपकी मुद्रा और बैंकिंग। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं, क्या क्या कार्य हैं, मनी के क्या कार्य हैं, वो किस किस तरीके से मनी क्या करती है, बैंकिंग को जो स्मूथली स्टार्ट करती है, चलाती है, बैंकिंग का सिस्टम किस तरीके से मनी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपकी 6 मार्क्स का इसमें से फाइनल एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड यूनिट होगी माइक्रो की बुक की, आय एवं रोजगार का निर्धारण। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन, मतलब हम निकालेंगे क्या चीज़, इनकम निकालेंगे और किस तरीके से रोजगार उत्पन्न होते हैं बताएंगे। तो आय और रोजगार का निर्धारण ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 12 नंबर का आता है। वैसे तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट भी है जो 10 मार्क्स की है, पहले इसमें से 15 मार्क्स का आता था, बट नाउ अब इसमें से सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। और हम थर्ड यूनिट जो पढ़ेंगे आय और रोजगार, इसके अंदर से कितना आएगा, 12 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो है आपके पास फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट क्या है, सरकारी बजट। सरकारी बजट मतलब गवर्नमेंट जो बजट होता है वो पढ़ेंगे और उसका इकोनॉमिक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरीके से सरकारी बजट इकोनॉमी को साथ में लेकर के चलती है, उसके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आपका एग्ज़ाम में आएगा 6 मार्क्स का। और जो हमारा लास्ट यूनिट होगा माइक्रो की बुक का, जिसको हम बोलते हैं भुगतान शेष, इसको BOP के नाम से भी जाना जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी यूनिट आपकी 6 मार्क्स की आएगी। यानी आपको इसमें ये बताया जाएगा कि जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करती है, तो उसमें हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, कितना हमारा भुगतान शेष है, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है, कहीं देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा तो नहीं रही। जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आने वाले टाइम में हम 5 लाख ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हमारी इकनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन तक थी, बट अब तो सभी जानते हो कोरोना वायरस आ चुका है, इसके चलते पूरी दुनिया में महामंदी आएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। 5 ट्रिलियन तो छोड़ो, 3 ट्रिलियन पर भी रोकना बहुत बड़ी बात होगी। ये आपका फुल इसमें से 40 मार्क्स का आएगा। जो आपकी सेकंड बुक होगी उसमें से भी 40 मार्क्स का आएगा। और आपका 20 मार्क्स किसके पास होंगे, जो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका फुल 100 मार्क्स हो जाएगा। नॉर्मली स्कूल में अगर आप पूरा काम करते हो, नॉर्मली स्कूल जाते हो, तो आपको 20 में से 19 to 20 मार्क्स नॉर्मली सारे बच्चे को मिल जाते हैं। थैंक्स यू। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, जो है हमारा यूनिट नंबर 1, इसके बारे में बात करते हैं। ये है क्या, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, यूनिट का नाम क्या है, राष्ट्रीय आय। तो जैसे ही हमारे सामने राष्ट्रीय आय की बात आती है तो आप क्या समझते हो उससे, या कोई भी क्या समझेगा, वो सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा, या फिर मैं भी हूँ या कोई भी है, तो आप क्या कहना चाहोगे। आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आएगा कि राष्ट्रीय आय मतलब हमारे देश में जितने भी लोग काम करते हैं और उससे जितना भी वो कमाते हैं वो क्या है, राष्ट्रीय आय। मतलब इस भारत देश की जो सीमा है, अब ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी ऐसी ही है। ये जो भारत की सीमा है, इस सीमा के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो सब भारतीय हैं।
और भारतीय होने के साथ इसका मतलब क्या है, वो जितने भी इनकम जनरेट करते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी बैंक में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं वो, चाहे वो क्या है गली में सब्जी सब्जी बेचते हैं, कहीं पर भी कोई काम करते हैं, अगर वो भारत के अंदर रहते हैं तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रीय आय है। बट सिर्फ जो देश की सीमा के अंदर ये राष्ट्रीय आय नहीं होता। जो देश की सीमा के अंदर जो आय होती है, जो देश की सीमा के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जो लोग काम करते हैं, उससे जितनी भी इनकम होती है उसे हम राष्ट्रीय आय ना करके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घरेलू आय। क्या कहते हैं उसे हम, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ देश की सीमा के अंदर जो लोग काम करते हैं वही राष्ट्रीय आय नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, घरेलू आय होती है, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो देश के अंदर है, इंडिया के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो देश की सीमा के अंदर जो भी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो देश के बाहर के लोग हो सकते हैं ना, देश में काम करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अमेरिका से आ सकते हैं, लंदन से काम करने आ सकते हैं, पाकिस्तानी भी आ सकते हैं इंडिया में, सऊदी अरब के भी लोग आते होंगे, या इंडिया के लोग तो बाहर जाते होंगे। तो इसी तरीके से मान लो यहाँ के लोग इंडिया में आए, यानी दूसरे दूसरे देशों के जो लोग इंडिया में काम करते हैं तो वो भी तो इनकम कमाते हैं, और कमाने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने देश को लेके जाते होंगे, यहीं पे वो खर्च कर देते होंगे सारा, कुछ ना कुछ तो अपने देश में भी लेके जाते होंगे, क्योंकि उनका परमानेंट एड्रेस तो अपना दूसरा देश होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, घरेलू आय क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, जो सिर्फ देश की सीमा के अंदर जो लोग रहते हैं और जो कमाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, घरेलू आय। यानी आपको घरेलू आय का मतलब समझ में आए। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक अलग चीज़ है और घरेलू आय अलग चीज़ है। जो आप समझते हैं वो घरेलू आय होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, अब मैं आपको समझाता हूँ, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो ये नेशनल इनकम है क्या, नेशनल इनकम का मतलब है देश की सीमा के अंदर, भारत देश है और इसके अंदर तथा भारत के जो लोग क्या हैं, जो इंग्लैंड में काम करते हैं, जो अमेरिका में काम करते हैं, या पाकिस्तान में या सऊदी अरब में जाते हैं, जानते हो लाखों लोग सऊदी अरब में जाते हैं, या कुछ लोग कहाँ जाते हैं, चाइना में जाते हैं, हज़ारों लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। तो इन 5, 7, 10, 50 जितने भी देश हैं, इन देशों में भी जा करके क्या करते हैं, वो काम करते हैं, और वो काम करके जो पैसे कमाते हैं, और जो लोग अपने पैसे को पैसे का कुछ हिस्सा या फिर जितना भी वो कमाते, कुछ जितना भी उनको भेजना होता है, वो अगर वो इंडिया में भेजते हैं अपने घर वालों को, परिवार वालों को, तो वो भी क्या है, देश की इनकम होगी ना मतलब। तो यानी कि कमाया ऑस्ट्रेलिया में और भेजा कहाँ पे, इंडिया में, कमाया इंग्लैंड में और भेज कहाँ रहे हैं, इंडिया में, कमाया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, भेजा कहाँ पे, इंडिया में। सऊदी अरब वाले लोग कमाते हैं और कहाँ भेजते हैं, इंडिया में। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, विदेशों से भी कमा रहे हैं और देश में ला करके अपना पैसा देते हैं, भारत में जमा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देश के बाहर और देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं और वो कमा करके अगर इंडिया में लाते हैं, तो उस आय को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। बट राष्ट्रीय आय में क्या होती है, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो भारत देश में जो लोग काम करते हैं, जो विदेशों के हैं, जैसे कि मान लो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तान के, सऊदी अरब के, रूस के, चाइना, नेपाल या दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया के, जो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो हमारे देश में काम करते हैं और जो वो कमाते हैं वो अगर अपने दूसरे देश को भेज देते, तो वो पैसा राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता, उसे हम राष्ट्रीय आय से घटा देते, कम कर देते। तो राष्ट्रीय आय क्या है, घरेलू आय प्लस विदेशों से जो प्राप्त की गई इनकम है, जो प्राप्त की गई आय है, वो भी क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय बड़ा है या घरेलू आय बड़ा है। तो आप समझ गए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रीय आय क्या है, बड़ा होता है किससे, घरेलू आय से। यानी कि हम कह सकते हैं कि घरेलू आय क्या है, राष्ट्रीय आय का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब जैसे ही मैं राष्ट्रीय आय की बात करूँगा तो उसमें घरेलू आय को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय आपको समझ में आ चुका। तो राष्ट्रीय आय को हम क्या बोलते हैं, देखो राष्ट्रीय आय को हमने बोला नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मैं शॉर्टकट में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, NI। प्यारे बच्चों देखो, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा
कि अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का इसमें यूज ज़रूर होगा। और उसी तरीके से हम घरेलू आय को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हम क्या बोलेंगे, DI। यानी आप समझ रहे हो कि राष्ट्रीय आय बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि विदेशों का भी पैसा इसमें आकर के जोड़ा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ नेशनल इनकम क्या है, ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और डोमेस्टिक इनकम क्या है, यानी कि घरेलू आय क्या है, कम है। अगर मेरे को बोला जाए कि राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, राष्ट्रीय आय निकालो, तो मैं क्या करूँगा, राष्ट्रीय आय का मतलब नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालूंगा? पहले तो मैं बोलूँगा कि घर की आय, घर की आय मतलब घरेलू आय। घरेलू आय को मैं क्या बोलूँगा, चलो पहले मैं हिंदी में रहता हूँ। तो घरेलू आय यानी घर की आय, जो भारत देश की आय है, प्लस प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय। साधन जो आ रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा ये साधन होता क्या है, परंतु आपको ये समझना पड़ेगा जब भी हम जो विदेशों के लोग जो हमारे देश में इनकम भेजते हैं, जो भारत के लोग हैं, अगर वो इनकम भेजते तो हम उसको क्या बोलेंगे, विदेशों से प्राप्त साधन आय। उसे हम क्या बोलेंगे, विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक है फ्रेंड्स, ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी बोल सकते हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ उसको शॉर्टकट में अगर मैं लिखूँ तो राष्ट्रीय आय मेरे पास क्या होगी, यानी कि नेशनल इनकम क्या होगा मेरा, घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम, प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय। तो विदेशों से जो प्राप्त साधन आय होगा इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, तो विदेशों से जो प्राप्त आय होती है उसी को हम बोलते हैं। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको अभी। तो आप यहाँ तक समझ चुके हो कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम क्या होता है, घरेलू आय। घरेलू आय को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि NFIA बोलते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये NFIA होता क्या है और ये निकाला कैसे जाता है। तो अब हम इसके बारे में, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप ये मान लो कि आपके पास क्या है, ये पूरी दुनिया है, क्या ये पूरा वर्ल्ड है, यानी पूरा संसार है। अब मान लो इतना हिस्सा क्या है, इंडिया का है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, भारत का है, और इसको मैंने क्या कर दिया, काट करके अलग कर दिया इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ गए आप? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या है, ये पूरा संसार था। संसार में से हमने क्या करा, इंडिया को अलग कर दिया, और इंडिया कहाँ पे आ चुका है, इंडिया कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ आ चुका है। ये क्या है, पूरा संसार है। अब संसार में से क्या हो गया, इंडिया अलग हो गया, यानी इंडिया तो ये रहा, यानी भारत ये रहा। तो ये बचा हुआ दुनिया क्या है, बाकी देश है ना, बचा हुआ देश, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, बाकी दुनिया। बाकी दुनिया नहीं, मैं कह सकता हूँ बचा हुआ, बची हुई दुनिया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और ये क्या हो गया हमारे पास, इंडिया। यानी अगर हमने एक देश को लिया और जो बचे हुए हमारे पास दुनिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यहाँ तक समझ गया? अब समझना है आपको ये कि इसमें NFIA क्या होता है। अब देखो, हमने कहा था जो इंडिया में जो लोग रहते हैं और जो इनकम वो कमाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, तो गाइस उसे हम बोलेंगे घरेलू आय। उसे हम क्या बोलेंगे, घरेलू आय। क्या बोला इसको हमने, घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम। ये हमारे देश की इनकम है। अब क्या होता है, ये जो पूरा देश दुनिया है इसके अंदर जो कुछ लोग, जो कुछ इंडिया के जो लोग हैं वो काम कर रहे होंगे। मान लिया उन्होंने काम किया और वो कमा करके कहाँ भेजेंगे, ये इंडिया में भेज रहे हैं इंडिया में यहाँ पे। तो जो उधर से इनकम कमा करके, मतलब जो विदेशों से इनकम आएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विदेशों से प्राप्त साधन आय।
ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, यानी जो विदेशों से कमा करके इंडिया में भेजेगा उसे हम क्या बोलेंगे, NFIA बोलेंगे। अब क्या होता है, अब कुछ लोग इंडिया में जो हैं वो विदेशों के तो हैं, यानी वो इंडिया से कमा के कहाँ भेजना चाहेंगे, वो अपने अपने दुनिया में भेजेंगे, यानी कि अपने चाहे अमेरिका में भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भेजे, किसी और देश में भेजे। तो जो इंडिया से जो इनकम जाती है दूसरे देशों में उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशों को दी गई, विदेशों को दी गई साधन आय, यानी हम क्या बोलेंगे उसे, विदेशों को दी गई साधन आय। तो इसको हम शॉर्टकट में इसको हम बोलेंगे, देखो, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, यानी विदेशों को दी गई इनकम ये हो गई। याद रखना आपको, देखो अगर विदेशों से आया हमारे देश में तो हम क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और अगर इंडिया से कमा करके कोई दूसरी दुनिया में भेज रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, एक चीज़ गड़बड़ होगी, ये नेट नहीं आएगा, नेट कहीं नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध का मतलब नेट होता तो नेट नहीं आएगा, क्या आएगा, फैक्टर इनकम टू एब्रोड और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मैं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर इंडिया से कमा करके कोई दूसरे देशों में भेज रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। और इंडिया से अगर कोई बाहर से अगर कोई कमा के, विदेशों से कमा के अगर इंडिया में अगर ला रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसी से हम क्या निकालेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, हम क्या निकालेंगे, देखो इससे हम ये निकालेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये निकालने के लिए हमें इन दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी NFIA बोलते हैं। देखो नेट लग गया यानी कि शुद्ध है ये, तो शुद्ध निकालने के लिए इन दो चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। बस इतना ही है कि अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी पैसा अगर विदेशों से इंडिया में आ रहा है, पैसा आ रहा है, यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं, विदेशों से, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, विदेशों को। जब को आएगा यानी विदेशों को दिया जाएगा तो पैसा जा रहा है, तो FITA बोलते हैं, फीटा बोलते हैं इसको। और अगर विदेशों से आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फीफा, यानी विदेशों को फीटा, विदेशों से फीफा। इतना आपको समझना है, फिर आपके क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय आय को निकालने का मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया इंडिया की जो घरेलू आय है, इंडिया के जो लोग हैं जो देश में कमाते हैं, मान लिया वो 400 करोड़ रुपए कमाते हैं। कितने करोड़ रुपए कमाते हैं, 400 करोड़ रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या होता है, हमने जो विदेशों से कमाया है, क्या करा, हमने जो विदेशों से कमाया, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं और हमारे देश में कमा के ला रहे हैं, वो कितना ला रहे हैं, हमने ये मान के चला कि वो ला रहे हैं, या फिर आपको दिया हुआ क्वेश्चन कि वो 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं वो विदेशों, 150 करोड़ रुपए विदेशों से कमा के ला रहे हैं। तो विदेशों से कमा के कितना ला रहे हो, 150 करोड़ रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, अगर अब मैं कहूँ आपको कि विदेशों ने कितना कमाया इंडिया से, मान लिया कि जो विदेशों के लोग इंडिया में काम करते थे वो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए इंडिया से कमा करके अपने देश में भेजते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला तो ये कि इसकी डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम मतलब घरेलू आय कितनी है। चलो मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, अभी हमने क्या कहा, जो देश की सीमा में जो काम कर रहे हैं वो कितने कमा रहे हैं, 400 करोड़ रुपए। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताओ इसमें घरेलू आय कितनी है, तो घरेलू आय को आप क्या बोलोगे, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी है, 400 करोड़ रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अब मैं बोलूँ विदेशों से प्राप्त साधन आए, विदेशों से प्राप्त साधन
आय। ठीक है प्यारे बच्चों, विदेशों से प्राप्त साधन आय यानी कि हम क्या बोलेंगे, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो कितने रुपए थे जो विदेशों से लोग हमारे देश में कमा के ला रहे हैं, तो कितने रुपए ला रहे हैं, ये ला रहे हैं या ये ला रहे हैं। तो देखो मैंने बोला ना विदेशों से, और मैंने इसको क्या बोला, फीफा। तो कितना कमा के ला रहे हैं वो 150 करोड़ रुपए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है आपके पास, अब विदेशों को दी गई साधन आय। इसको हम विदेशों को भी कह सकते हैं, विदेशों द्वारा भी कह सकते हैं, विदेशों द्वारा कह सकते हैं ना। देखो विदेशों को और विदेशों द्वारा समझना पड़ेगा आपको। तो विदेशों को दी गई साधन आय कितनी है, अभी आपने देखा ना कि विदेशों के जो लोग हैं वो इंडिया से कितना कमा के लेके जा रहे हैं, 50 करोड़। तो 50 करोड़ कमा के लेके जा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों यहाँ तक। अब मैं बोलता हूँ, बताओ कि इसमें राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला हमने शुरू में क्या बताया था, घरेलू आय, घरेलू आय प्लस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो देखो मैंने आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकालने का तरीका नहीं बताया अभी, तो पहले अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि नेट फैक्टर, NFIA बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट इसलिए लगाया जा रहा है, नेट का मतलब ही क्या होता है, नेट मतलब शुद्ध, सिर्फ और सिर्फ जो भारत के लिए हो, आप उसमें किसी का हिस्सा नहीं बचा, यानी नेट आ गया। तो नेट फैक्टर इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, NFIA। कैसे निकालोगे आप, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। देखो आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर में होगा क्या हमारे पास, विदेशों से प्राप्त आय घटा विदेशों से प्राप्त आय, या फिर कह सकते हैं विदेशों से प्राप्त साधन आय, साधन आय घटा विदेशों को दी गई साधन आय। प्यारे बच्चों देखो, आपको जितना भी कराया जा रहा है इसको आपको एक नोट्स की तरह एक कॉपी निकालनी है और कॉपी में पूरा उतारना है। उसके बाद इसको एक और देखो, रिवाइज करो, इसे क्लियर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय का फर्स्ट जो टॉपिक है। तो कैसे निकालेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे निकालेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मतलब विदेशों से प्राप्त साधन है। तो विदेशों से हमने कितना कमाया था, देखो हमने कमाया विदेशों से प्राप्त साधन आय कितनी है, 150 करोड़। तो यहाँ पे लिखा है 150 करोड़ माइनस हमारे देश से जो विदेशों के लोग थे वो कितना कमा के लेके गए हैं, 50 करोड़। तो माइनस कर दिया 50 करोड़, तो कितना बचा, 100 करोड़ रुपए। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि क्या निकल गई है, NFIA कितना निकला आपका, 100 करोड़ रुपए निकल गया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगा, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घरेलू आय प्लस में विदेशों, देखो समझो क्या है, राष्ट्रीय कैसे निकालोगे, देश की इनकम प्लस देशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। देखो मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ये फॉर्मूला NFI निकालने का। तो क्या क्या निकला, देखो डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, हमारी डोमेस्टिक इनकम शुरू में कितनी थी, जो हमने हमारे देश की इनकम है 400 करोड़। तो ये रही 400 करोड़, देखो ये रहा ना 400 करोड़। ये हमने बोलते थे कि देश की इनकम कितनी है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो देश की इनकम कितनी है, 400 करोड़। तो देश की इनकम 400 करोड़ प्लस
NFI कितना निकला हमारा 100 करोड़ रुपए, तो इसको हमने जोड़ दिया तो कितना निकला ये 500 करोड़ रुपए। यानी हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी हो गई है, कुल मिला के 500 करोड़ हो गई है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक यहीं पे क्लियर करते हैं, अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।